हेलो डियर एस्पिरेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 यानी कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। मैंने इस टॉपिक का इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया है ताकि एक बार ही पढ़ने पर पूरा एक्ट अच्छे से समझ आ जाए। जैसा कि यूपी जुडिशरी में जीके के पेपर में 9 माइनर एक्ट ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं, ये एक्ट उनमें से एक है। आप लोग सभी एक्ट को सरल भाषा में पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, और इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एबी जुडिशरी जोन। आइए देख लेते हैं इस एक्ट को। सबसे पहले इसका नेम देख लेते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अधिनियम संख्यांक है इसका 60 और यह 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1987 से लागू हुआ है। और इसका अधिनियमित का डेट है 23 दिसंबर 1986 यानी कि 23 दिसंबर 1986 को यह अधिनियमित हुआ था। और लागू कब से है? तो लागू है 2 अक्टूबर 1987 से। आइए पढ़ लेते हैं इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्री के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम बनाया गया है। यानी कि किसी भी माध्यम से स्त्री के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि रोका गया है, चाहे वो प्रकाशन के माध्यम से किया गया हो या फिर लेखन के माध्यम से या फिर रंग चित्रों के माध्यम से या फिर विज्ञापन के माध्यम से। आइए देख लेते हैं इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें टोटल 10 धाराएं हैं। सेक्शन नंबर 1 में दे रखा है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं। सेक्शन 3 स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन पर प्रतिषेध है, यानी कि सेक्शन 3 में विज्ञापन पर प्रतिषेध लगाया गया है। और सेक्शन नंबर 4 है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। तो सेक्शन नंबर 4 में आ गया पुस्तक या फिर पुस्तिकाओं का डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सेक्शन 5 प्रवेश करने या तलाशी लेने की प्रक्रिया, धारा 5 में दे रखा है। और धारा 6 में शास्ति यानी कि दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। सेक्शन नंबर 7 है धारा 7 कंपनियों द्वारा अपराध। धारा 8 में दिया गया है अपराधों का संज्ञेय या जमानतीय होना। सेक्शन नंबर 9 में दे रखा है सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण। और सेक्शन 10 यानी कि धारा 10 में दे रखा है नियम बनाने की शक्ति। अब आइए एक एक धाराओं को डिटेल में पढ़ लेते हैं। धारा 1 में इसका नाम दे रखा है, संक्षिप्त नाम है इसका स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। विस्तार है इसका संपूर्ण भारत पर, यानी कि पूरे भारत में ये लागू होता है एक्ट। प्रारंभ है इसका 2 अक्टूबर 1987 से। अब देख लेते हैं धारा 2 को। धारा 2 में परिभाषाओं को दिया गया है, पढ़ लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए धारा 2 सेक्शन 2 परिभाषाएं। सेक्शन 2 में टोटल 6 परिभाषाओं को दिया गया है। इसमें ए में दे रखा है विज्ञापन, बी में है वितरण, सी में है स्त्री अशिष्ट रूपण और डी में है लेबल, ई में दे रखा है पैकेज और एफ में दे रखा है विहित। आइए पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2A में विज्ञापन को परिभाषित किया गया है। देख लेते हैं किस माध्यम से विज्ञापन को दर्शाया गया है। सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, अन्य दस्तावेज या फिर प्रकाश, गैस या धुआं के माध्यम से किया गया दृश्य रूपण, यानी इन सभी माध्यमों से किया गया दृश्य रूपण विज्ञापन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बी में दे रखा है वितरण, नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा वितरण है, यानी कि किसी भी चीज़ को वितरित करने का तरीका चाहे वो मुफ्त में दे रखा हो, वितरित कर रहा हो, या फिर पैसे से ले करके वितरित कर दिया गया है, तो वहाँ पे वितरण का अर्थ है। आगे पढ़ लेते हैं। सी में दे रखा है स्त्री अशिष्ट रूपण। ये पूछ लेता है बार बार एग्जाम में कि कौन से सेक्शन में दे रखा है स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा। तो पढ़ लेते हैं। किसी स्त्री की आकृति, उसके शरीर या किसी अंग का चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो, या फिर लोक नैतिकता या नैतिक आचार के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना हो, तो ये फैक्ट जिसमें आएंगे उसको स्त्री अशिष्ट रूपण कहा जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डी
डी में लेबल को परिभाषित किया गया है। लेबल के अंतर्गत देख लेते हैं क्या आता है। लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित जो किसी कागज पर चिपकाई गई है या दिखाई दे रही है, इन माध्यमों से उसको लेबल कहा जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पैकेज। ई में दे रखा है बॉक्स, कार्टन, टीन, अन्य पात्र, ये सभी पैकेज के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट एफ में दे रखा है विहित। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं और परिभाषाएं टोटल 6 दे रखी हैं, जिसमें ए में दे रखा है विज्ञापन, बी में वितरण, सी में स्त्री अशिष्ट रूपण के बारे में दे रखा है, डी में है लेबल और ई में पैकेज और एफ में विहित। आगे पढ़ लेते हैं सेक्शन नंबर 3। धारा 3 स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन पर प्रतिषेध लगाया गया है। देख लेते हैं इसको। कोई व्यक्ति कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, यानी कि उसके अंतर्गत अशिष्ट रूपण किया गया है किसी स्त्री का, प्रकाशित नहीं करेगा या करवाएगा या उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं धारा 4 स्त्री अधिनियम स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। इसको डिटेल में देख लेते हैं। धारा 4 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। डिटेल में देख लेते हैं। कोई व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति जिसमें किसी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, यानी कि इन सभी माध्यमों के द्वारा अगर स्त्री का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, उत्पादन नहीं करेगा या करवाएगा तो उसको नहीं बनाएगा, विक्रय नहीं करेगा, भाड़े पर नहीं देगा, वितरित नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। अपवाद भी हैं इसके, पढ़ लेते हैं। यह धारा निम्न पर लागू नहीं होगा। पॉइंट 1 जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए, विज्ञान, कला, विद्या या सर्वसाधारण संबंधी उद्देश्यों के लिए है, यानी कि जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए या फिर विज्ञान, कला या विद्या के सर्वसाधारण संबंधी उद्देश्यों के लिए है, तो वहाँ पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। नंबर 2 जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या लगाई गई है। नंबर 3 प्राचीन संस्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेषण अधिनियम 1958 के अर्थ में किसी प्राचीन संस्मारक पर या उसमें किसी मंदिर या मूर्तियों पर उत्कीर्ण रंग चित्रित है, वो भी नहीं आएगा इस एक्ट के अंदर। जैसे कि हम लोग देखते हैं मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनाई गई रहती हैं, तो वो सारी मूर्तियाँ इस एक्ट के अंतर्गत इसमें प्रोहिबिट नहीं की जाएंगी इस धारा में। 5 में दे रखा है किसी ऐसे फिल्म को लागू नहीं होगी जिसके बाबत चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होंगे। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बन सकते हैं। आगे देख लेते हैं सेक्शन नंबर 5 प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियाँ। पढ़ लेते हैं इसको। क्लास 1 राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यानी कि यहाँ पे अथॉरिटी किसको है, राज्य सरकार को है, जहाँ अपराध किया गया है या जहाँ किया जा रहा है, अपने सहयोगी के साथ उचित समय पर प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा। 2 में दे रखा है कोई कागज, पुस्तक, पुस्तिका या रंगचित्र इत्यादि अधिग्रहित कर सकेगा यदि उसे लगता है कि वह इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करती है। यहाँ पे जो भी चीज़ उसको मिलेगी, जैसे कि कागज, पुस्तक, पुस्तिका या फिर कोई रंगचित्र है, तो वो उसको जब्त कर लेगा। 3 में दे रखा है कोई भी पाई गई वस्तु की परीक्षा कर सकेगा, यदि उससे कोई साक्ष्य मिलता है तो उसे अधिग्रहित कर सकेगा, यानी कि जब्त कर लेगा। परंतु प्रोवाइजो देख लेते हैं, इस उपधारा के अधीन किसी प्राइवेट निवास में बिना वारंट प्रवेश नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर किसी का निजी घर है तो वहाँ पे उसको प्रवेश करने के लिए वारंट लेना पड़ेगा। परंतु यह और कि यदि कोई विज्ञापन, वस्तु या चीज़ अलग नहीं किया जा सकता है तो उसके
के समस्त अंतर्वस्तु को अधिग्रहित कर लिया जाएगा, यानी कि पूरे भाग को अधिग्रहित कर लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। सब क्लास 2 में दे रखा है CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध तलाशी या अभिग्रहण में लागू होंगे, जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड क व ख में कोई वस्तु अधिग्रहित करता है, वहां वह यथाशीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तिला यानी कि सूचना देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेगा। अब नेक्स्ट धारा पढ़ लेते हैं, सेक्शन नंबर 6। धारा 6 में शास्ति दंड के बारे में प्रावधान किया गया है, देख लेते हैं। धारा 3 व 4 के उल्लंघन पर, धारा 3 में क्या दे रखा है, स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन पर प्रतिषेध। और धारा 4 में दे रखा है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले पुस्तकों पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध। तो इन दोनों धाराओं के उल्लंघन पर यदि वह प्रथम बार दोष सिद्ध पाया जाता है तो उसको 2 साल की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा उस पर। और अगर वह अपराध दूसरी बार करता है तो उसको 6 माह से 5 साल तक का कारावास और जुर्माना 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लगेगा। तो ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कितने ईयर्स की उसको कारावास दिया गया है और कितना जुर्माना लगेगा। आगे देख लेते हैं धारा 7 कंपनियों द्वारा अपराध, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। धारा 7 कंपनियों द्वारा अपराध, फर्स्ट में दे रखा है क्लास 1 में, यदि कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन में भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही कंपनी अपराध के दंड के भागी होंगे। तो यहाँ पे 2 लोग होंगे, एक तो खुद कंपनी और दूसरा जो उसका भारसाधक संचालन कर रहा था। आगे देख लेते हैं प्रोवाइजो क्या दे रखा है, परंतु यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसे अपराध की जानकारी नहीं थी और उसने अपराध के निवारण यानी रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती है तो वह दंड का भागी नहीं होगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति साबित कर देता है कि वह जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है और अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। सब क्लास 2 में दे रखा है जहां यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के प्रबंधक, सचिव, निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा किया गया था या इनके उपेक्षा के कारण यानी लापरवाही के कारण हुआ है तो इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कंपनी से निगमित निकाय अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत फर्म, संगम भी आता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लेता है कि कंपनी के अंतर्गत क्या क्या आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में फर्म और संगम आता है। इसमें निदेशक है, निदेशक में दे रखा है फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है, यानी कि अगर फर्म में 2 भागीदार हैं तो दोनों लोग निदेशक में आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं धारा 8। धारा 8 अपराधों का संज्ञेय या जमानतीय होना, यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध किया जाएगा वह संज्ञेय होगा और जमानतीय होगा। पढ़ लेते हैं CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम का अपराध जमानतीय होगा और संज्ञेय होगा। आगे देख लेते हैं धारा 9 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण। पढ़ लेते हैं इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए कोई भी वाद अभियोजन CG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार, SG यानी कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार अथवा इनके किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगा। यानी कि यदि कोई कार्यवाही इस एक्ट के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई है तो उसको संरक्षण दिया गया है। किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 9 के अंतर्गत। अब देख लेते हैं धारा 10 नियम बनाने की शक्ति। धारा 10 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, अथॉरिटी क्या है, केंद्र सरकार है। धारा 10 में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। ऐसे नियमों में अभिग्रहण की रीति और अभिग्रहण की सूची तैयार करने की रीति होगी। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाने के बाद संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यानी लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष जब वह सत्र में हो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा।
यह अवधि 2 या अधिक सत्र में पूरी हो सकेगी। यदि दोनों सदन उस नियम में परिवर्तन के लिए सहमत हो जाएं, तो वह परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि दोनों सदन सहमति नहीं देते हैं तो यह निष्प्रभावी हो जाएगा। इस परिवर्तित या निष्प्रभावी होने पर उस नियम में पहले की गई किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने सभी धाराओं के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को यह एक्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे एक्ट को पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।